हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर करंट को फाइंड करना हो, जैसे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाते हैं जिसमें दो रेजिस्टेंस हम लेते हैं, दो रेजिस्टेंस R1 और R2 लेते हैं और यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज भी लगाते हैं, सप्लाई वोल्टेज भी लगा दिए। तो इसमें अगर करंट का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा तो सिंपली ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और ओम्स लॉ के यूज करके हम लोग इसमें करंट का वैल्यू I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 फाइंड कर लेंगे। लेकिन सोचो अगर सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जिसमें कि बहुत सारे रेजिस्टर लगे हुए हों और कई सारे सोर्स ऑफ EMF लगे हों, कई सारे वोल्टेज सोर्स लगे हुए हों और कई सारे रेजिस्टर लगे हों, कई सारे इंडक्टर लगे हों, कई सारे कैपेसिटर लगे हों, तो उस केस में हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करके सर्किट के हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस करंट के वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बात आती है कि उस केस में हम लोग करंट के वैल्यू या वोल्टेज के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो वहां पे वोल्टेज और करंट को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स का लॉ क्या होता है और उस लॉ को यूज करने के बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ की हम लोग बात करें तो किरचॉफ्स ने किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट को फाइंड करने के लिए दो नियम दिए थे। दो नियम कौन कौन से हैं? फर्स्ट है KCL। KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। एंड सेकेंड इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन्हीं दोनों लॉ को यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में हम लोग करंट और वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, यानी कि KCL किरचॉफ करंट लॉ इसको बोलते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, तो जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्किट बनाए, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है, यहाँ पे तीसरा एक रेजिस्टर लगा देते हैं, यहाँ पे फोर्थ रेजिस्टर है, यहाँ पे 4 रेजिस्टर है, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, एंड दिस इज द जंक्शन पॉइंट O। इसमें करंट आ रही है I1 टुवर्ड्स द जंक्शन, इसमें करंट आ रही है I2 टुवर्ड्स द जंक्शन, इसमें करंट आ रही है आउटसाइड द जंक्शन I3 एंड इसमें भी करंट आ रही है आउटसाइड द जंक्शन I4। तो अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, अलजेब्रिक sum of all currents meeting at a junction, algebraic sum of all currents meeting at a junction is zero। यानी कि इस जंक्शन पे जितने भी करंट्स मिल रही हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ? देखो, जो करंट जंक्शन के, एक कन्वेंशन हम लेते हैं कि जो करंट जंक्शन की ओर आ रही है, इनसाइड द जंक्शन, टुवर्ड्स द जंक्शन आ रही है, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव लेते हैं। यानी कि अगर इनकमिंग करंट कितना हो जाएगा? जंक्शन की ओर आने वाली I1 प्लस I2, ठीक है, और आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4। तो अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ,
सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई का मतलब क्या हुआ, I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखो आउटगोइंग करंट क्या है, आउटगोइंग करंट को हम इसको इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, तो आउटगोइंग करंट को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव में। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग अगर और सिंप्लीफाई करें तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और यहाँ पे जंक्शन की ओर आने वाली करंट को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। अब देखो जो किरचॉफ करंट लॉ होता है एक किस पे बेस्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन पे। चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरफ से करंट इनकमिंग हो रही है, एक तरफ से करंट आउटगोइंग हो रही है, बट इस पूरे करंट का जो सम है इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर है। यानी कि चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन चार्ज ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसको केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ देखते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं केवीएल। सेकंड क्या है, केवीएल क्या है, इन एनी लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। समझो इसको, केवीएल क्या बोलता है, इन एनी क्लोज्ड लूप of a network the algebraic sum of change in potential remain constant in any closed loop of a network the algebraic sum of change in potential remain constant। यानी कि सिंपल सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल लूप में जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं उन सब में जो वोल्टेज ड्रॉप का चेंज है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, रिमेन कांस्टेंट। यानी कि सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर क्या बोलता है कि अगर देखो किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के किसी भी लूप में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होंगे, कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, कुछ एनर्जी को डिसिपेट करेंगे, तो उस कंडीशन में जितने भी वोल्टेज सोर्स के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितने भी रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उन दोनों का क्या होगा, सम 0 होगा। यानी कि चेंजिंग क्या होगा उसमें, 0 होगा। तो यही हमारा है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में केवीएल और केसीएल को अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक साइन कन्वेंशन होते हैं। अब देखो केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन
एनर्जी कंजर्वेशन, ये भी पूछता है। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पे, और केवीएल बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हमें केवीएल और केसीएल को अप्लाई करना होगा तो उसके लिए साइन कन्वेंशन होता है, कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। देखो अगर कोई हमारा एक रजिस्टर है, यहाँ पे कोई एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू R है, ये भी एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू R है, और उसमें कोई करंट I फ्लो हो रहा है, और हमारा सर्किट में मोशन का डायरेक्शन क्या है? A से B की तरफ है, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, तो इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप होगा -IR। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, रजिस्टर R है, करंट का डायरेक्शन क्या है? A से B की तरफ है, और हमारा मोमेंट क्या है? हमारा मोशन सर्किट में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा +IR। ठीक। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई बैटरी या कोई सेल है, दिस इज ए सेल, ए भी एक सेल है, और इस सेल में करंट का डायरेक्शन B से A की ओर है और हमारा डायरेक्शन A से B की ओर है, तो इस कंडीशन में जो इसका EMF होगा माइनस मिलेंगे। इसके जस्ट अपोजिट जो करंट का डायरेक्शन है, अगर इधर करंट का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, तो इसका EMF हम लोग प्लस लेंगे। इस साइन कन्वेंशन जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इसको हम लोग नहीं समझेंगे अच्छे तरीके से केवीएल और केसीएल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर करंट के डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं तो इसका EMF क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। चलो एक और केस हम लोग लेते हैं। अगर कोई कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ठीक है, और इस कैपेसिटर को अगर Q चार्ज है और इसका कैपेसिटेंस C है, तो अगर हम माइनस से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज ड्रॉप लेंगे यहाँ पे +Q/C लेंगे। और अगर इसके अपोजिट कैपेसिटर इस तरीके से -+C और हमारा मोमेंट प्लस से माइनस की तरफ है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप लेंगे -Q/C। ठीक है। और अगला हम लोग केस देखते हैं, अगर कोई इंडक्टर है और इसमें करंट का डायरेक्शन I है और इसी डायरेक्शन में हम भी मूवमेंट कर रहे हैं, इसका इंडक्टेंस L है, तो इसके क्रॉस होने वाले ड्रॉप V को लेते हैं हम लोग -L/dI/dt। और अगर इसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन I इधर है और हमारा मोमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप V को हम लेंगे L/dI/dt। तो इतना अगर हमें साइन कन्वेंशन पता है, इतना अगर हमको साइन कन्वेंशन समझ में आता है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू इन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है इस तरीके से, यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, इस तरीके से सर्किट बना है। ये 12 वोल्ट 5 ओम, ठीक है, ये 2 ओम है और ये 6 वोल्ट और 3 ओम है। ठीक। इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2 और यहाँ पे करंट आ रही है I3, और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ABCDEF। ठीक है। तो फाइंड I1, I2 एंड I3। इस सर्किट में I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से करंट क्या है, यहाँ से करंट है इनकमिंग, इधर से भी करंट है इनकमिंग, और इधर से करंट क्या है आउटगोइंग।
यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2 और यहाँ पे करंट जा रहा है I3। यानी कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, अगर हमको I1, I2, I3 निकालना हो तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ पे दो लूप बन रहे हैं, एक लूप ये बन रहा है 1 और एक लूप ये बन रहा है 2। ठीक है, अगर इन दोनों लूप में अगर हम लोग KVL लगाएं, KVL इन लूप A B E F A, इसमें अगर हम लोग लगाएं तो किसी भी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलो हम पॉइंट यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो देखो यहाँ से चलेंगे तो हमें 12 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लेंगे +12। फिर करंट का डायरेक्शन जो है हमारा मोमेंट भी वही है, तो इसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे, हो जाएगा -5I1। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ तक आए, इसमें आएंगे तो क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन वही हमारा डायरेक्शन, तो -2I3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 5I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसी तरीके से KVL इन लूप, कौन सा लूप बन रहा है, BCDEB, इस लूप में अगर हम लोग अप्लाई करें, चलो किसी भी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलो हम यहीं से चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग इस तरीके से आ रहे हैं तो हमारा मोमेंट तो इधर है लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, +3I2, यहाँ पे क्या मिलेगा, -6, फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, फिर क्या मिलेगा, +2I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल गए, 5I1 प्लस 2I3 और 3I2 प्लस 2I3। तो देखो अगर हम इसमें से इन दोनों की इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 5I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट है, और 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6, ठीक, सेकेंड है। तो देखो एक में तो क्या है, इसमें I1 I3 है, इसमें I2 I3 है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करके दोनों को इक्वल करना होगा। तो अगर हम यहाँ से I3 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे चलो इसमें I3 की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, तो 5I1 प्लस 2, I3 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा, 5I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब इसमें इस इक्वेशन में भी हम इसमें I3 को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से देखो 3I2 प्लस 2, I3 का वैल्यू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। तो सिंप्लीफाई करें इसको, 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा, 3I2 और 2I2, 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमको मिल गया 4। अब देखो 3 और 4 को हम लोग सिंपल करके निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 हो गया और 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2I2 प्लस 7I1 इज इक्वल टू 12, ये हो गया 3। इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 10I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 12 और 10I2 प्लस 35, 7 5 मल्टीप्लाई होगा 35 इज इक्वल टू 60। इसको सिंपल करो, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -31
I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 48 -48। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 इज इक्वल टू -48 अपॉन -31, यानी कि 48 अपॉन 31। अब I1 की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलो किस में करते हैं, हम लोग इसी में पुट कर देते हैं। 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। इसमें पुट करेंगे तो 7 इंटू 48 अपॉन 31 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा, 2I2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इंटू 48 अपॉन 31। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इतना माइनस 7 8 56 हो जाएगा 6 हासिल 5, 7 चौका 28, 2 30 3 33 अपॉन 31। यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 में से गया 6 और 6 में 3, 36 अपॉन 31। तो I2 का वैल्यू आ गया 36 अपॉन 31 और I1 की वैल्यू आ गया 48 अपॉन 31। तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे I3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू 48 अपॉन 31 प्लस I2 की वैल्यू 36 अपॉन 31। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 8, 84 अपॉन 31। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, I1, I2, I3 की वैल्यू निकल गई। अगर एक जगह पे हम लोग इसको सिंपली लिखें I1, I2 और I3, तो I1 की वैल्यू कितनी आई है, I1 की वैल्यू 48 अपॉन 31, I2 की वैल्यू आई है 36 अपॉन 31 एंड I3 की वैल्यू आई है 84 अपॉन 31। तो इस तरीके से हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।